विश्वास है। मैं सर को आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। शुएब भाई की वीडियो और वीडियो डाट में इंडियाज अरिगत न्यूक्लियर सबमरीन क्रिएट हिस्ट्री पीएम मोदी फैन। अच्छा चलें आबर अली का इंटरव्यू देखते हैं क्या बोलता है इस पर। आबर अली फिर बात करते हैं। हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते? सीधी सी बात है, अगर जंग पे जाएंगे तो ज्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे। देखें, जो तारीफ के लायक होगा ना उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश तारीफ के लायक होगा, मैं बांग्लादेश की भी तारीफ करूंगा। अगर अमेरिका होगा तो अमेरिका की भी करूंगा, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की भी तारीफ करूंगा। मैं तड़पता हूं, मैं कंपेयर करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके हमसाया जो हमारे साथ आजाद हुआ या हम उनके साथ आजाद हुए या हम उनके बीच में से निकले, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। तो भाई कुछ सोचना पड़ेगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है और आज की वीडियो में मैं आबिद भाई से एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो मैं गारंटी देता हूं इन्हें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। टॉपिक जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इसी वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, पहले तो हम टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे आगे जाके मैं आपसे एक सख्त किस्म का सवाल करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको उसका आंसर नहीं आएगा। जितने मर्जी सवाल कीजिएगा, मैं भी गारंटी देता हूँ, मैं जवाब दूंगा। चले ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में
तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम प्राइम रहे, मिनिस्टर। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए हैं? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? इतना क्या पैसा? हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा है दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह है, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। चले ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। वाकई एक बात, फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे, और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम ऐसे साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहां हम कहते हैं जी हमारे पास साजिश हो गई, हमारे पे फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करें, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं और बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने जा रहा है पाकिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो ये अच्छी लगेगी खबर। लेकिन मैं बांग्लादेश को लेके ये बात करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की शेख वाजिद हसीना जो थी, उनके दौर में ये सारे एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ हुए थे। बहुत सारे वेपन, बहुत सारी गोलियां और इवन के टैंक जो है ना, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के टैंक भी जो है ना, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से परचेज करना चाह रहा था, एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उसके बीच में हिंदुस्तान ने बड़ी आसानियां दी थी बांग्लादेश को। आसानियां किस किस्म की थी कि आप किस्तों में पैसे देंगे और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे कि भाई किस्तों पे आप पैसे दे देना, ये सारी जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो है ना हम टैंक की बात करते हैं, जो टैंक हिंदुस्तान प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद अब नए वजीर आजम आए बांग्लादेश के, वो चाइना के साथ भी बहुत से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एनर्जी के ऊपर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करने को जा रहे हैं कि पाकिस्तान से जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन खरीदे जाएंगे, बहुत ज्यादा गोलियां खरीदी जाएंगी, टैंक खरीदे जाएंगे। देखिए मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है।
हिंदुस्तान के साथ आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो आपके मुल्क को तरक्की देने की तरफ और आगे ले जाने की तरफ जा रहे थे। अब आप पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, नो डाउट पाकिस्तान का तो फायदा है चीज, नो डाउट एज ए पाकिस्तान हमारा फायदा है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट सेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके सर हमारे मुल्क के अपने हालात बेहतर नहीं है, IMF के ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा, IMF से याद आया कि बांग्लादेश वो भी IMF की पूरी गिरफ्त के बीच में आ चुका हुआ है इस टाइम। बांग्लादेश की अवाम भी आने वाले टाइमों में बहुत बड़ी महंगाई के बीच में फंसने वाली है, क्योंकि IMF ने इसे फंसा लिया हुआ है। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जो 400 जंगों की हम बात करते हैं, इधर आम पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए कि हमारे अंदर कितना जज्बा है कि हम 400 जंगें लड़ सकते हैं, तो वो तो पाकिस्तानी अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और चले जाएंगे। वैसे बात सुनते रहेंगे, लेकिन जब उनके पास जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश की मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ साहब कि बांग्लादेश ने टोटल अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली हैं। जो शेख वाजिद हसीना के दौर में उसकी पॉलिसीज थी, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती थी, और बांग्लादेश तरक्की भी कर रहा था, दुनिया में उसका नाम भी पहचाना जा रहा था, इकोनॉमी भी उसकी सेट हो रही थी। अब वो शेख वाजिद हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम ने वो पाकिस्तान के जो फैसले होते हैं ना, पाकिस्तानी वाला निजाम उधर बनाना शुरू कर दिया। उधर कुछ मजहबी जमातें थी जो हिंदी जुबान में आतंक कहते हैं फैलाती थी, उन जमातों को भी आजादी होगी, उनके ऊपर से भी बैन उठ चुके हुए हैं। अब बांग्लादेश में आने वाले वो क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, ये चीजें जो हम मीडिया में देख रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान का, मुझे ये लगता है। अच्छा, उसके ऊपर भी बाढ़ सिस्टम जो है ना, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। आधे से ज्यादा के ऊपर बाढ़ सिस्टम बन चुका हुआ है, आधे के ऊपर तकरीबन अभी बाढ़ लगना है, वो उसके ऊपर काम चल रहा है। अब उसमें क्या होता है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, आप ये देखें ना कि बांग्लादेश इतना असला खरीद क्यों रहा है। बांग्लादेश की किसी के साथ जंग है तो मुझे आप बताएं, किसी के साथ जंग नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन बांग्लादेश अपने आप को मजबूत क्यों करना चाह रहा है, वो क्यों खरीद रहा है ये असला? क्या उसने भारत के साथ जंग लड़नी है? और भाई, भारत के साथ आप जंग कैसे लड़ सकते हो? आप अपने मुल्क के हालात देखो। पहले उनका $800 मिलियन दे दो बिजली अच्छा, वाला। वो बिजली के ऊपर जो है ना, अडानी ग्रुप उन्हें बिजली प्रोवाइड कर रहा था, कि अडानी ग्रुप का अपना एक डैम है, तो वो उन्हें बिजली प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को। तो अभी उसके भी बहुत ज्यादा $1 मिलियन जो है ना, अभी बांग्लादेश ने देने हैं, और अडानी ग्रुप को इस चीज की फिक्र है कि हमारे ये इतने $1 मिलियन ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका मुल्क भी इस टाइम स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आबिद भाई आप काम क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करते हैं। और इन्होंने, आप देखने वाले जो डेली बेस पे या मतलब अक्सर आबिद भाई की वीडियोस देखते हैं, इन्होंने कई दफा कहा जी मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने सवाल यही करना था, इन्हें फंसाना था कि एक साइड पे ये कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, दूसरी साइड पे जी इन्हें ये भी पता है कि इंडिया ने दुनिया में एक रिकॉर्ड बना दिया न्यूक्लियर सबमरीन बना के। उन्हें ये भी पता है कि जी $800 मिलियन बांग्लादेश का देना है, बांग्लादेश ने इंडिया का देना है। उन्हें ये भी पता है जी ये वेपन यहाँ से वहां जा रहा है। ये आपको कैसे पता चलता है? मैं बताता हूँ साहब, आप मुझे क्या जाहिल समझते हैं? पहले तो ये मुझसे आपने खुद कई दफा कहा कि भाई मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाहिल हूँ, मैंने ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात होती है शौक की, लव की, मोहब्बत की बात होती है। नशे की। ये नशा है, ये एक नशा है। मीडिया जो है ना, और दुनिया की जानकारी रखना, ये एक नशा है, और वो नशा मुझे लग चुका हुआ है। मैं बहुत ज्यादा आर्टिकल पढ़ता हूँ चौधरी साहब, बहुत ज्यादा वीडियो देखता हूँ, हसन निसार को मैं सुनता हूँ, हामिद मीर को मैं सुनता हूँ, हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके आर्टिकल पढ़ता हूं मैं। तो उससे क्या होता है कि शऊर आता है, इंसान को पता चलता है कि दुनिया के बीच में क्या चल रहा है, और उसके ऊपर इंसान बात भी कर सकता है। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी के जो बहुत पढ़े लिखे, जिन्हें आप कहते हैं लेक्चर आ रहे हैं, उन्हें आप मेरे पास लें वर्ल्ड फेयर के ऊपर बात करने के लिए। हो सकता है कई जगहों पे मैं ऐसी बात कर दूंगा उनके पास भी जवाब ना हो। ठीक है, यकीन मानिए डेली बेस पे आप इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और मैं इस चीज से खुद एग्री करता हूँ कि जब आप दुनिया को जानने के बारे में आपकी एक दिलचस्पी क्रिएट होती है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो फिर आप डेफिनेटली रोज देखते हैं कि अच्छा आज क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आज क्या लेटेस्ट न्यूज आई है, आज पाकिस्तान में क्या। 1 घंटे के बाद मैं लेटेस्ट अपडेट को पढ़ता हूँ, हर 1 घंटे के बाद लेटेस्ट न्यूज को देखता हूँ, गहरी नजर रखता हूँ उसके ऊपर। छोटी सी खबर के ऊपर मैं उसे 2-2 घंटे पढ़ता हूँ, नई से नई चीज निकाल के बीच में चल के रहा है। और आबिद भाई का एक शौक तो उन्होंने बता दिया कि भाई वो इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर अपनी नजर रखते हैं। दूसरा शौक ये आबिद भाई ने शेर भी पाल रखा है आपको दिखाते हैं। तो शेर के ऊपर बैठ गया। आबिद भाई ये शेर आपने पाला है, मुझे बताएं, जितनी महंगाई चल रही है मुझे तो लगता है इसलिए आपने ये वाला शेर पाल लिया कि यार ना इसे कुछ खिलाना। ये नन्हा सा था, इसे मैं बहुत बड़ा करके लेके आ गया हूँ। अच्छा, शेर से मुझे याद आया, स्पोर्ट्स में बात आ जाती है कि हिंदुस्तान के इस टाइम चेयरमैन जो है ना, वो नए चेयरमैन का ऐलान हो चुका हुआ है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ICC के जो है ना चेयरमैन वो बन जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की बड़ी बात चल रही थी, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहा था कि किसी तरीके से हिंदुस्तान की टीम आ जाए। देखें, वो तो पहले भी प्रेशर में नहीं आए,
अब जेशा आ गए, अब प्रेशर में आएंगे, मुझे कभी ये सोचिए आईसीसी के चेयरमैन बन गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए, अब वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आएंगे। और जय शाह के दौर में हिंदुस्तान की क्रिकेट को आप देखिए किस तरह वो इंप्रूव हुई। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, एक वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, उसके अलावा उन्होंने एशिया कप भी जीता और मुख्तलिफ उन्होंने जगहों पे जीता। अब वो जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, पाकिस्तान के लिए बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के बीच में चैंपियन ट्रॉफी लेके आनी है। अब इसके ऊपर आने वाले टाइमों में अपडेट आपके सामने आएंगे कि होगा क्या। है कि भाई देखें, भारत की हम बात नहीं करते क्रिकेट के हवाले से, उसकी रीजन ये है कि भाई हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि हाँ हाँ वो तो दुश्मन कंट्री है इसलिए वो नहीं आएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल से अगर किसी भी पाकिस्तानी, एजुकेटेड पाकिस्तानी से पूछा जाए, जो इस टाइम बलूचिस्तान की सिचुएशन है, जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, अभी कल भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, मतलब सिक्योरिटी की बात करें, केपीके की अगर बात करें, आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आना चाहेंगी या आएंगी तो हम बिल्कुल रिलैक्स रहें? मुल्क के हालात, बलूचिस्तान को देख लीजिए, कश्मीर को देख लीजिए, सिंध को देख लीजिए, मुल्की हालात तो बिल्कुल भी काबू में, इस गवर्नमेंट के काबू में भी नहीं आ रहे, अदारों के काबू में भी नहीं आ रहे। ये हालात जो हैं हमारे हाथ से बाहर निकले हुए हैं। तो अभी आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा, वरना दुनिया की नजरें बलूचिस्तान पे चली जाएंगी। वो कहेंगे यार आपके मुल्क में तो अमन नहीं है, तो हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल टीम में कैसे भेजें। वो कभी भी इधर भेजना नहीं चाहेंगे। देखिए इंडिया की एक और अचीवमेंट की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जो है उसके बीच में हिंदुस्तान का पहला नंबर आया है, और अमेरिका जिसे हम दुनिया की सुपर पावर कहते हैं वो नालायक 7वें नंबर पे आया है उसके बीच में। और उसमें कीनिया जैसी कंट्री है, वो भी दुनिया के 4थे या 5वें नंबर पे वो भी आई है। अच्छा। कीनिया जैसी कंट्री। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान इतनी स्पीड में ग्रोइंग कर रहा है, इतनी स्पीड में ग्रो कर रहा है कि तो वो हम दुनिया इसमें के- क्यों नहीं जंग करते, इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते कि हाँ भाई वो अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है तो हमने भी इस मुकाबले में आना है। हमने अब भी देखिए हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, आपको याद होगा कि उन्होंने ऐलान किया था कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और बन के दिखाएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा था जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह वो ऊपर जा रहे हैं, फास्टेस्ट उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है कि दुनिया की तीसरी चौथी या बड़ी- 5वीं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना। देखिए छोटी छोटी अचीवमेंट जो होती है ना, वो आपको किसी बड़ी मुकाम पे ले जाते हैं। तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट से रुक नहीं रहे, वो ये नहीं देख रहे छोटा है, वो अचीवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आम पाकिस्तानी की बात करें, यकीन माने इस टाइम इन्वायरमेंट ऐसा है कि पता नहीं मैंने बात की मुझे ना, और हालांकि उतना शायद चौधरी साहब, देखें, मैं पाकिस्तान अगर के लेट्स लिए- सपोज बात करता हूँ वो बात, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फरहान, फरहान भाई क्या करते हैं? मैं यार गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मुझे बताएं क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की? सब ओके चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है? यार देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में तो मुल्की हालात देखे जाए तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से मतलब बहुत मुश्किलात मतलब देखने सामने आ रही है हमारे। ठीक है, बिजली का बिल कितना आया बहुत ज्यादा आ रहा है। और सैलरी कितनी है? सैलरी यार सैलरी बस उतनी है जितना घर खर्चा जितना बिजली का बिल है। बस तो क्या करें, फिर मुश्किलात तो सब कुछ ठीक साथ हो साथ गया। ही है। अच्छा, हम कहते हैं जी हमने 400 जंगें लड़ लेनी है या हिंदुस्तान से जंगें लड़नी है, आपको आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं, जंग लड़नी चाहिए या मोहब्बत की बात करनी चाहिए? मुकाबला करें लेकिन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। देखे जी, अगर हम लोग इस चीज़ को बहुत से मतलब जंग की तरफ जाते हैं ना, तो सीधी सी बात है, अगर जंग पे जाएंगे तो ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे। इससे बेहतर अगर आप ये अपना वज़ीर आज़म मतलब अपने माइंड से कुछ सोचेंगे तो इंशाल्लाह आगे इससे कुछ बेहतर होगी। होगा। ठीक है, आप देखिए जो साहब, ये अगली जो जंगें हैं ना, ये वेपन की जंगें नहीं है, ठीक है। ये फौजियों की जंगें नहीं है। अगली जंग है इकोनॉमी की जंग। अगली जंग है कि अपने आप को आपने किस लेवल पे तरक्की करवाई, अपने आप टेक्नोलॉजी किस लेवल पे लेके, देखे ना कि न्यूक्लियर सबमरीन हिंदुस्तान बना रहा है, ठीक तो है। पाकिस्तान ने क्या बनाया, पाकिस्तान ने कितनी सबमरीन बनाई। ठीक है, अगली हमारी जंग अगली ये- जंग इन चीजों की इस है। चीज पे होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए कि भाई उन्होंने अपनी पब्लिक को कैसे गुर्बत से निकाला, हम भी उस तरह निकालेंगे या उससे बेहतर काम करेंगे। जंग तो और इसलिए- आपको पता है कि हिंदुस्तान में औरतों को भी पैसे दिए जाते हैं, बच्चों को भी पैसे दिए जाते हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमारे इस्लाम के कानून थे ना, वो हम कहते थे कि वो अंग्रेजों ने पकड़ लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान इंसानियत के ऊपर इतने बड़े काम ठीक कर रहा है। है कि बच्चा पैदा होने वाले का भी वजीफा लगा दिया है। जो औरत प्रेग्नेंट है उसकी प्रेगनेंसी में भी उसको वजीफा दिया जा रहा है कि जिससे वो अपनी प्रेगनेंसी का वो टाइम जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। तो है। वो अपनी आवाम को जो फायदा देते हैं ना, उनके जो लीडर होते हैं वो अपने अपने लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं, मसीहा बन जाते हैं। तो उन्होंने अपनी आवाम को इतना को फायदा दे दिया हुआ कि अपने लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हीरो बन चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये न्यूक्लियर सबमरीन जो हिंदुस्तान ने बनाई, पहली बनाई, दूसरी बनाई, किसके दौर में बनाई? इससे पहले हिंदुस्तान अपने इतने बड़े पीरियड के बीच में 47 से लेके 16 तक हिंदुस्तान ने कोई सबमरीन बनाई, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की नहीं की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में हिंदुस्तान डेवलप भी हुआ, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी भी बनाई, न्यूक्लियर बम भी बनाए,
मतलब उनमें अपडेट किया उन्होंने। अब ठीक जो है। सबमरीन बना दिए ना, ये बहुत बड़ा अपने मुल्क को पावर देके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे। ठीक हो गया, चलो जी, हम पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तान की बात करनी है। हमें ये सोच रहे हैं हमारे इधर 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आता है, 3 साल के लिए आता है, फिर अचानक पता चलता है जी अब नया प्राइम मिनिस्टर आ गया। उनके वहां पे अगर देखें जिनसे हम मुकाबला करते हैं, अब तकरीबन 11 साल होने वाले हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है, आने वाले अगले 4 साल में 15 साल का टेन्योर उन्होंने मुकम्मल करना है। और जिस भी कंट्री में, पूरी दुनिया के बीच में जिनका वजीर आजम 5 साल पूरे करता है ना, वो कंट्री ग्रो करती है, तरक्की करती है। और हिंदुस्तान की खुशनसीबी है कि उनके वजीर आजम 15 साल पूरे करेंगे। इससे पहले भी कई वजीर आजम आए हैं जिन्होंने 10 साल पूरे किए हैं। बदनसीबी, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे वजीर आजम कभी भी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सके। उन्होंने या तो 2 साल पूरा किया या 3 साल पूरा किया, या उन्हें भगा दिया गया, या उन्हें निकाल दिया गया, या जेल में बंद कर दिया गया। इससे क्या होता है कि मुल्क पीछे आता है। जो हमारे ऊपर बड़े हैंडलर बैठे हुए हैं, जो वजीर आजम को भगाते हैं या निकालते हैं, उन्हें इस चीज की शर्म नहीं आती कि ये मुल्क कहाँ चला जाएगा। इस मुल्क को हमने तरक्की भी देनी है, इस मुल्क को दुनिया में लेके भी चलना है, दुनिया के साथ चलना है। तो उन्हें भी चाहिए इस चीज को लेके कि वजीर आजम को ना भगाएं, अपनी पावर ना दिखाएं कि हम ही पावरफुल हैं, हम ही सारा कुछ कर सकते आबिद हैं। भाई जिस तरीके से बात करते हैं, जितनी पावरफुल आवाज में बात करते हैं, मुझे लगता है जल्द ही पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी ने इनविटेशन दे देगी कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। क्योंकि इधर देखें, इधर ये पीछे देखें, दोनों साइड पे अगर दिखाएं लोग कैसे खड़े हो गए, इधर इस साइड पे भी दिखाएं लोग बकायदा खड़े हो गए। चौधरी साहब मेरी बात सुने, हमने जो है ना, हमने ठानी हुई है, एक हमारा अपने आप के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कि हमने सच बोलना है। जिस दिन सच हम नहीं बोल सकेंगे, उस दिन बोलना बंद कर देंगे। और आप मुझे सियासत में लाना चाह रहे जिसमें है ही झूठ, जिसमें दिन को भी झूठ बोलना है, रात को भी झूठ बोलना है, सुबह उठ के भी झूठ बोलना है, और अपनी आवाम से कभी सच बोलना ही नहीं है। तो ऐसी सियासत में आप मुझे ना लाए। मैं कपड़े बेचता हूँ, मुझे कपड़े तो रहने दो, वो बेहतर है कि सच बोल के तो कपड़े बेचता हूँ, उसमें झूठ नहीं बोलता मैं। ठीक है, लेकिन सियासतदान भी तो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। आप भी रोटी कपड़ा और मकान अपने बच्चों के लिए बेशक नो डाउट अपनी मेहनत करते हैं। क्या फर्क क्या है आप में और सियासतदानों में? सियासतदान होते हैं झूठे, मक्कार, बेईमान। सब तो नहीं ऐसे जी होते हैं भाई। मैंने तो पाकिस्तान में आज तक जो भी सियासतदान देखा है, किसी एक को भी सच बोलते हुए नहीं देखा। अपनी अवाम से झूठ बोलते हैं। जिस अवाम ने इन्हें वोट डाला, जो अवाम इन्हें ऊपर ले गए, उनके साथ ही झूठ बोलते हैं। और मेरे कारोबार की आप बात कर रहे हैं, हमारी दुकान पे आप कभी चले जाइए, मैं नहीं भी होऊंगा। आप मेरे बच्चे से पूछेंगे ना कि ये लोकल है या इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो वो लोकल ही कहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि बाहर की प्रोडक्ट है। वो कभी गारंटी नहीं देंगे मेड इन पाकिस्तान को, मेड इन पाकिस्तान की बात करेंगे, वो गारंटी नहीं देंगे आपको। और मेरी चीज खराब भी नहीं होती। गारंटी इसलिए नहीं देते कि वो झूठ है। गारंटी हमेशा झूठ है। किसी को नहीं पता किसकी लाइफ कितनी है, किसी को नहीं पता। और हम झूठ से कहते 2 साल चलेगी ये प्रोडक्ट, तो वो तो झूठ है यार। वो 2 साल ना चले तो फिर वो झूठ हो जाता है। तो हमने अपने लड़कों को भी यही कहा कि भाई सच बोलो, चीज बिकती है बिके, नहीं बिकती तो ना बिके। ठीक हो गया, चलें जी, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और भी जो लोग हैं, अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो आप आ सकते हैं। भाईजान, क्या आबिद भाई मुझे ये बताएं, ये आम पब्लिक के लिए क्या किया जाए? आम पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए? देखें यहाँ पे रोड पे खड़े हो गए ये 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग, इतने सुनेंगे। सर हमारी गलती ये थी कि हमने अपनी आवाम को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को शऊर नहीं दिया। इन्हें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं लेके गए। अगर हमारे बच्चे भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते तो आज हमें भी पता चलता कि हमारे सीईओ दुनिया में बैठे हुए हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के सीईओ हर जगह पे सीईओ मिलते हैं देखने को, लेकिन पाकिस्तान में आपको कोई भी कंट्री में आपको सीईओ नहीं मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जरूर मिलेंगे। उसके लिए क्या होता है, बुनियाद रखनी पड़ती है। जिस तरह ये बच्चे खड़े हुए हैं, आप कसम खा के इन बच्चों से पूछो, कोई एक बच्चा भी पढ़ने वाला है इनके बीच में? नहीं, बेचारे मजबूर हैं। करें क्या? वो मजबूर है, वो रोटी कमाएंगे। लेकिन पढ़ना सारे चाहते होंगे। इनसे पूछे जरा। नहीं, आप स्कूल आप पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते आप? बस घर में, ठीक है, घर के हालात ऐसे नहीं पढ़ सकते। ठीक हो गया। अच्छा, आप भाईजान, आप में से कौन पढ़ता है? आप स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते? महंगाई इतनी है। आप स्कूल जाते हो? नहीं जी, क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे गांव में दरअसल बात ये है कि हमारे स्कूल गांव है नहीं। है नहीं, अच्छा, अभी भी नहीं है ना। आप कौन से इलाके से हो? मोहम्मदी जंग से। मोहम्मद, आप स्कूल जाते हो? जी जाता हूँ। सच बताना है। जी जाता कौन से स्कूल जाते हो? ईडन लो स्कूल। जबरदस्त हो गया। कौन सी क्लास में हो? 3 ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में? 3 में। 3 क्लास में। देखें ये बच्चे, चले खैर अच्छी बात है, स्कूल जाते हैं। मुझे बताओ, हमारे नेबर कंट्रीज कितने हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं? 5। कौन कौन से? ये नहीं पता। 5? 2 के नाम बता दो। दरियाई नाम बता। हाँ, जो हमारे नेबर कंट्रीज, जो हमारे हमसाया मुल्क। पाकिस्तान। अच्छा, और? हाँ, इंडिया और चाइना,
चाइना चाइना, ये तो भाई ने बता दिया ना। अच्छा, आप जिस कंट्री में रहते हो उसका क्या नाम है? पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान। चले, ये तो हो गया। आगे क्या था हमारा हमसाया तो कंट्री? सब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एप्पल का न्यू CFO कौन बन रहा है? अच्छा, वो भी इंडियन हिंदुस्तानी बन रहा है, ओरिजिन है, हिंदुस्तानी ओरिजिन है। इससे पहले आपने गूगल का भी देखा होगा, इससे YouTube। पहले आपने यूट्यूब का भी देखा होगा, इसके पहले आपने ट्विटर का भी देखा होगा। ये किस वजह से बन रहे हैं? उन्होंने अपनी जनरेशन को पढ़ाई दी, उन्होंने तालीम दी, उन्होंने किताबें दी, उन्होंने बम या पिस्तौल नहीं दी अपनी जनरेशन को। अभी आपने इतने बच्चों में से पूछा है पढ़ाई का, सिर्फ एक लड़के ने कहा कि मैं पढ़ने जाता हूँ, 7 पटाखे भी बेचता हूँ। तो ये देखेंगे, वो भी अगर चाइना के पटाखे वो पकड़े। भी चाइना के पटाखे, अगर ये सारे लड़के हमारे पढ़े लिखे होते तो यार दुनिया में कोई कुछ तो होता। हमारे जो वजीर आजम थे उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारे बच्चे पढ़े। हिंदुस्तान में क्या होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता ना, यकीन माने घरों से लेने आते हैं बच्चों को। ये मुझे वो बता रहे जो हिंदुस्तानी दोस्त है जिनसे मेरी अक्सर चले, ये फोन पे बात देखने वाले होती जो है। इंडिया से देख रहे हैं, बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना एडवांस सिस्टम सर, हो सर, गया है कि भाई जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो मैंने आपको बहुत बार चैलेंज किया है, इस बार फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि बच्चे को घर से लेने आते हैं जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। इवन के जिस बच्चे की एज हो गई है 4-5 साल, उसे घर से लेने आते हैं और स्कूल में उस बच्चे को खाना भी फ्री मिलता है, किताबें भी फ्री मिलती हैं, कपड़े भी फ्री मिलते हैं, और इवन के उसके जो महीने का राशन बनता है ना, वो भी उसे फ्री मिलता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ऑडियंस से पूछे, आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये बातें मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ। ठीक है। चले, मुझे आबिद भाई से आज बात करके बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बड़ी जज्बाती बातें की हैं, इन्होंने बड़ी मतलब ऐसी, इनकी बातें सुन के ऐसे लगता है वाकई कोई दिल से बात कर रहा है। नो डाउट अक्सर कड़वी बात कर जाते हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं इस सारे मामले में, कि अगर आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो उसकी रीजन नो डाउट है कि ये भी बड़ी बेसिक रीजन है कि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन साथ ही साथ एक रीजन ये भी है कि भाई उनमें यूनिटी है। ये चीज आबिद भाई ने शायद मिस की है, हम लोग इस पॉइंट को मिस करते नजर आते हैं। हम ये कहीं कह देते हैं जी एजुकेशन नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान में जो सब आप कह रहे हैं जी कि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए वो तरक्की करते हैं, उनकी नहीं, ये मार्केट फैक्टर बहुत। और है। चौधरी साहब, और दुनिया के आप को जाएं यूरोप के बीच में, इतने मुल्क है, 2 करोड़ की आबादी नहीं है उनकी, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम है, उनकी इकोनॉमी है। ये बात नहीं होती कि उनके लोग ज्यादा हैं, बात होती है कम लोग भी तरक्की कर सकते हैं अगर उनका एम हो, कोई विजन हो, कोई करना चाहते हो। जब आपको मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ कि जब आपके वजीर आजम को ये परवाह ही नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देती है तो जाहिर है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक ही चीज है कि देखा जाए कि तो महंगाई, दूसरे नंबर पे बिजली के बिल देखे, अपने बच्चों को देखे। बच्चों की स्कूल की ठीक है। फीस दें या बिजली के बिल दें। लेकिन भाईजान सरकारी स्कूल भी तो है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में यहाँ पे इतनी बच्चों को मतलब जो सपोर्ट होती है वो नहीं दी जाती। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गरीब बंदा भी है ना, वो सबसे बेहतर उसकी ये हल होता है कि यार मैं अपने घर को देख लूं। ठीक है, ये बंदे ने जितनी बातें की, आपने सारे प्रोग्राम जी। सुने, ये अच्छी बातें कर रहा है, बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल कैसी exact बातें सही। कर रहा है? बड़ी अच्छी बात नहीं यार, ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा था जी, इंडिया ये है नहीं वो। खैर वो तारीफ की तो खैर नहीं बात कर रहे, बात उनके जो उधर मतलब सिस्टम चल रहे हैं ना, वो सिस्टम के हवाले से बेहतर कह रहे हैं कि यार वहाँ पे ये चीज चल रही है और यहाँ पाकिस्तान में भी यही कुछ होना ये चाहिए। होना चाहिए। और ये देखें, जो एक मैं नहीं समझती इनकी बहुत ही ज्यादा कोई तालीम होगी, अगर ये बंदा ये बात समझ सकता है कि यार वो तारीफ नहीं कर रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि वहां पे बेहतरी है, यहाँ पे भी बेहतरी होनी चाहिए, तो ये हमारे मीडिया को भी समझना चाहिए। हमारे मीडिया वाले ये कह देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, कि भाई ये तो देखो तारीफ कर देते हैं। नहीं चौधरी साहब, मैं कभी भी हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करता। देखें, जो तारीफ के लायक होगा ना, उसकी तारीफ करनी पड़ती है। अगर बांग्लादेश तारीफ के लायक होगा, मैं बांग्लादेश की भी तारीफ करूंगा। अगर अमेरिका होगा तो अमेरिका की भी करूंगा, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की भी तारीफ करूंगा। मैं तड़पता हूं, मैं कंपेयर करता हूं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके हमसाया जो हमारे साथ आजाद हुआ, या हम उनके साथ आजाद हुए, या हम उनके बीच में से निकले, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। तो भाई कुछ सोचना पड़ेगा, और हमारे वजीर आजम को भी सोचना पड़ेगा, या जो बहुत बड़े हैंडलर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, सर के ताज बने हुए हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि इस पाकिस्तान के बारे में भी सोचना है कि सिर्फ अपनी सीटों के बारे में सोचना है। नो डाउट, ये बड़ी अच्छी बात की है कि अब वो वक्त है कि वाकई में सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी ना सोचा तो शायद फिर सोचने का मौका भी ना मिले। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको आबिद भाई की बातें कैसी लगी है? जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे, जिसने अपनी ओपिनियन दी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो भी खत्म। आबिद भाई जो ना वो थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं तारीफ के अंदर। ठीक है, तारीफ करें, मैं मानता हूँ इंडिया दुनिया का पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री लिहाज से दुनिया की 4थी ताकत है, इकॉनमी लिहाज से दुनिया की 5वीं ताकत है। लेकिन जो आबिद बातें जिस स्टाइल से या जिस बात से ये
चुक रहा था ना, मतलब अब मैं वो पुशअप कर रहा था। पुशअप कर रहा था, इतनी भी बात नहीं है कि दुनिया में कोई भी नहीं है, चाइना को टक्कर दे दी, फलाने को टक्कर। और आबद खुदा का वास्ता झूठ मत बोलो, और कोई हकीकत। मैं मानता हूँ तुम इंडिया के बहुत बड़े फैन हो, मैं भी हूँ, मैं पीएम मोदी की मैं खुद कितनी तारीफ करता हूँ जहाँ वो ठीक है। मुझे लगता है कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैं खुद बड़े दिल से बड़ा पंथ दिखाते हुए मैं करता हूँ तारीफ, मानता हूँ इन चीज़ों को। ये मुझे दुनिया के नंबर 1 लीडर है, रैंकिंग सबसे ज़्यादा उनकी है। दुनिया का चौथा बड़ा पावरफुल कंट्री इंडिया है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी इंडिया आगे जा रहा है, नो डाउट। लेकिन ये कह देना कि ये जो इंडिया ने कर दिया, ये किसने किया, ये झूठ है, ये झूठ है। इन सब का बाप मतलब कि इंडिया, चाइना, रशिया का बाप यूएस है। किसी को मिर्चें लगे वो अलग है। कोई एक सिंगल कंट्री चाहे रशिया सिंगल, चाइना या इंडिया, इनमें से कोई सिंगल कंट्री यूएसए पर हमला करके दिखाए, यूएस इन सब की बैंड बजा देगा, अकेला हो। हाँ, अगर ये तीनों मिलकर हमला करें तो फिर कोई बात आ सकती है कि यूएसए हार जाए। इन तीनों कंट्री में से चाइना भी चाहे हो, रशिया भी चाहे हो, लेकिन एक एक आकर लड़े ना यूएसए से, मैं आपको दावे से कहता हूँ यूएसए की तहस नहस कर देगा, मिट्टी पलीत कर देगा। हकीकत बात है। मैं हालांकि यूएसए के अगेंस्ट हूँ कि पुलिस की वजह से वो एक चालाक लुमड़ी है, वो बहुत मतलब आगे का सोचते हैं। जितनी बेसिस दुनिया के ऊपर यूएसए की ना किसी कंट्री नहीं है, जितना यूएसए की मिलिट्री बड़ी है किसी की बड़ी है, जितना यूएसए के इक्विपमेंट्स वैलिड है, वैलिड मतलब इतने पावरफुल है, किसी के भी नहीं है। ये बातें कर रहा है दुनिया में किसी ने किया जो इंडिया ने कर दिया। और खुदा का वास्ता झूठ मत बोलो आबद, लानती। ये झूठ में लानत क्यों बोला, क्योंकि जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत है, मैं इसलिए इसको लानती बोला। फिर झूठ एक और बोल दिया, 400 वार काकड़ ने की, और अनवारुल काकड़ ने 300 वार की थी, उधर भी झूठ बोल गया। तो वेल एंड गुड इंडिया ने बनाई है। सबसे बड़ी विक्ट्री इंडिया की यही है कि वो अपनी चीज़ें खुद अपने इंडिया में बना रहा है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ठीक है। इससे पहले भी सबमरीन बनी है, सबमरीन के मामले में यूएस भी कम नहीं है, रशिया भी कम नहीं है। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल और हैवी सबमरीन जो है ना वो रशिया के पास है, और रशिया का भी आगे बाप बैठा है यूएस। इंडिया अगर कंपैरिजन किया जाए ना, इंडिया तो अभी चाइना से बहुत पीछे है। रशिया और चाइना से तो ऊपर बैठे हैं अमेरिकन। हाँ जी, अमेरिका तो बहुत दूर है इंडिया से, मिलिट्री के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे भी बहुत दूर है। ये जो आबद छोड़ रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। झूठ ना बोले, हकीकत बयान करो, रियलिटी देखा करें, ग्राउंड पर आया करें। हवा में ना उड़ जाएगा, ना उड़ाया करें इंडिया को। मैं इंडिया का बहुत बड़ा खुद दावेदार उन चीज़ों का मानने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ झूठ होती है, फिल्म होती है। आबद टोटल फिल्म सुना रहा था, टोटल फिल्म था, जस्ट व्यूज की खाता। इंडियन हो सकता है इससे खुश हो गए होते हैं, अपनी तारीफ से कौन खुश नहीं होता, होते हैं। लेकिन सच यह है कि इंडिया के बाप बैठे हैं। इंडिया से पावरफुल कंट्री 100 गुना पावरफुल यूएस से, इंडिया से। इंडिया में पहले कह रहा हूँ, इंडिया, रशिया और चाइना, ये 3 कंट्री मिलकर यूएसए पर हमला करें ना, तब जाकर मैं मानता हूँ तो रशिया हो सकता है, और सॉरी यूएसए जो है वो हार जाए। वो आपको लगता है कि हो सकता है हार जाए, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। कौन सी? वो है मेरे भाई, ये जो बीमारियां फैलाने वाले उनकी बीमारी में नहीं, और चाइना के पास है ये जो कहते हैं ना, ये वायरस फैला था, कौन सा, कोरोना वायरस। ये कहते हैं कि चाइना ने मतलब जानबूझ कर फैलाया था, मतलब जैसे एक ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, फैला चाइना से ही था, इसमें कोई शक नहीं है। अब इससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो चाइना को हुआ। नहीं, सबसे कम नुकसान चाइना को हुआ। चाइना के अंदर से अमवात हुई थी 85,000, ये कितनी, इससे भी शायद कम, जिन्होंने 5,000 नहीं, अमवात नहीं, सच मरीज थे, मरीज उसके बाद उनके आगे नहीं बढ़े, अमवात मुझे नहीं पता। तो ये सबसे कम नुकसान चाइना को हुआ है, और सबसे ज़्यादा चाइना ने पहले कंट्रोल किया है कोरोना पर, यह भी ध्यान रख लो, सबसे पहले, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे तेज तरीन हॉस्पिटल भी चाइना ने बनाया है कोरोना में, यह भी रिकॉर्ड है।
इस चीज को कवर करने पता का। है हाँ जी 7 दिन में कितने में 3 दिन में या 7 दिन में उन्होंने अपना 4000 बेड पर मुश्किल हॉस्पिटल बना के दुनिया को हैरान कर दिया था। 4000 है ये 500 मुझे फर्क नहीं तदाद नहीं, लेकिन कहते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ 10 दिनों के हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें बना खड़ा कर दिया था और उन पर बकायदा खड़ा नहीं बकायदा उनके अंदर इलाज शुरू हो गया था। कंस्ट्रक्शन है ना मेरे भाई। कंस्ट्रक्शन तो हो गई थी ना, उसके अंदर बकायदा बेड लग गया था, इलाज ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। और सबसे ज़्यादा यूरोप में मेरे भाई अमवात हुई हैं जी, ये ठंडे इलाके हैं ना ज़्यादातर। अच्छा बात आई पाकिस्तान और इंडिया की वार की, अनवारुल काकड़ के बयान की कि अनवारुल काकड़ ने बयान दिया है कि मतलब दिया था कि जो है ना इंडिया हमसे 300 मरतबा जंग लड़े, तो आबद कह रहा था पाकिस्तान के अंदर इतनी बात नहीं है, पाकिस्तान के पास जो है नहीं, इकॉनमी नहीं है, ये बातें सच हैं। ये आपके जो एक्स आर्मी चीफ थे ना जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जब वो रिटायर होते हैं आखिरी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उसको उन्होंने कहा हमारे तो टैंकों में ऑयल ही नहीं है। तो तुमने अपनी प्रॉपर्टी बनाने में कसर छोड़ी हो, आए होंगे मेरे भाई। बात तो सोचो यार सीधी सी बात है, और अगर जितना इंडिया के पास ऑयल का भंडार आ गया ना रशिया से जितना उन्होंने ऑयल लिया है, मैं कहता हूँ अगर उनको पाकिस्तान के साथ 5-10 साल भी वॉर लड़नी पड़ी ना तो वो लड़ लेंगे, उनके पास अब इतना ऑयल हो गया है। वॉर ऑयल से कहाँ लड़ी जाती है भाई? किससे लड़े जाते हैं? वॉर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपके जो हैं रॉकेट किससे चलते हैं? फ्यूल गैसेस से, फ्यूल सॉलिड फ्यूल से, या गैसेस से या फ्यूल से, तो वो एक अलग से है। टैंक किससे चलते हैं? हेलीकॉप्टर किससे चलते हैं? फाइटर जेट किससे चलते हैं? उसके बाद जो है वो क्या नाम है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास आई वो किससे चलते हैं? शिप किससे चलते हैं? ये मुझे बताओ ना जरा। वो तुम्हारी बात ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि ये गलत है। बात ये है कि जब मुल्क में वार शुरू होती है ना तो तबाही हो जाती है, इकॉनमी जो है दोनों मुल्कों की मेरे भाई वो डैमेज होती है। इस चीज़ से डैमेज हो गया है ये रशिया, तो सामने मुल्क कौन सा बैठा है मुझे ये बताओ। पूरा यूरोप है। तुम यूरोप बैक पर बैठा है ना, यूरोप को तो नहीं अटैक कर यार रहा। यूरोप ये अटैक नहीं होता जिस एक जो असला दे दिया, वेपन दे दिए, अपने सारे डिफेंस सिस्टम दे दिया, नहीं एक किस्म का अटैक ही है। यूरोप आज पीछे हट गया है, यूएस से पीछे हट गया यूक्रेन से। यूक्रेन तो दूसरे दिन फतह हो जाए यूक्रेन दूसरे दिन फतह हो जाए अगर ये हट जाए। मैं ना इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर ना काफ़ी वॉर मतलब कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर को नहीं लेकर मशरक़ वस्ता में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं जो तबाह हो चुके हैं या जिनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, मैं इन सब को लेकर समेत पाकिस्तान दुनिया में एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो है मज़हब। वो कोई भी है ना वो अपना मज़हब थोपना चाहता है दुनिया में, वो कहता है कि मेरा मज़हब दुनिया में नंबर 1 हो। कुफर और इस्लाम की जंग जब से ये इस्लाम आया तब से जारी है। इसमें अब इस्लाम किधर आ गया? इसमें जितने भी मशरक़ नहीं, मुल्क बात हो रही है पाकिस्तान की इंडिया की लड़ाई। तो क्या है, तुम इंडिया क्या मानता है, इस्लाम पाकिस्तान क्या मानता है? क्या मानता है? वो हिंदुइज्म को मानते हैं, बुतों को, ये इस्लाम को मानते सिर्फ हैं। हिंदुइज्म के मानने वाले हैं उधर। और भाई कितनी की तादाद क्या वो कितने फीसद होंगे? एक सेकंड बाद सफर कर लेना, क्या वो हिंदू राष्ट्र देश है? जिस तरह बनाने की पाकिस्तान- कोशिश हो रही है। नहीं, जिस तरह पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो हम तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो वो कह रहे थे क्या फिर आपको फिर क्यों दर्द होता है? अगर फर्क है वो कहते भी हैं। यार ये बहस सेकुलर और मजहब में चली जाएगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई, दुनिया में कोई फितना नहीं मजहब को लेकर। हर बंदा चाहता है कि मेरा मजहब आगे हो, उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े, जो चाहे करना पड़े। सिर्फ पूरी दुनिया एक चीज़ के खिलाफ है, वो है इस्लाम। आप पूरी सर्च करके देखें दुनिया की, जब से इस्लाम लोग कहाँ बने आ हैं, गया? क्यों नहीं आया? अच्छा तुम्हारी अमेरिका सबसे को- बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ये मुझे- बस ठीक है, इस पर बात खत्म करें। इस्लाम इधर कुछ भी नहीं आता, जिधर आप कहीं ना कहीं घुसेड़ ही लाते हैं इस्लाम तो में। दुनिया में बचा क्या मेरे भाई? वॉर्स किस लिए होती हैं? किस लिए? एक दूसरे के ऊपर रोक टोकने के लिए, अपना दबदबा बनाने चले के जी लिए। ख्याल मिलते नहीं, मैं ये तो इसको बस चढ़ा हुआ ये वीडियो के अंदर ही बस कोई बात कहीं की होती है इस्लाम की वजह से हो रहा है, इस्लाम को मिटाने के लिए हो रहा है, बस यही आपके जहन में चल रहा है। मिलते हैं चल रहा है, ये दुनिया दोस्तों, में मिलते हैं हकीकत है। दोस्तों नई वीडियो में। साथ गॉड ब्लेस यू।